अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने अफ़्ज़ मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से महफूज रखे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द के दरवाजे और खिड़कियाँ एक बार सही से चेक कर लें, क्योंकि कभी कभार हम सिर्फ कहानियाँ सुनते नहीं हैं, हम उन मखलूकों को दावत देते हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आती हैं। रात के वक्त जब ज़्यादातर लोग सो चुके होते हैं, तो कुछ ऐसी मखलूकें जागती हैं जिन्हें हम जिन्नात, असरात, शैतान या छलावे के नाम से जानते हैं। वो हमारे कमरे के एक कोने में खड़े होकर अक्सर हमें देख रही होती और हमें सुन रही होती हैं, और कभी कभार हमें अंधेरे में उनकी चमकती हुई आंखें नजर आती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उन्हीं के बारे में जिक्र कर रहे हैं या उन्हीं की कहानियां सुन रहे हैं। खूनी संडे पर हम सिर्फ उन कहानियों का दरवाज़ा खोलते हैं जिन्हें हमेशा बंद रहना चाहिए। अगर आप अपने कमरे में अकेले हैं तो ज़रा अपने पीछे देख लीजिएगा, शायद आपको अपने पीछे कोई मखलूक खड़ी हुई नजर आए, या शायद कोई आपको अपने होने का एहसास दिलाए। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आज की ये कहानी 3 हादसों पर मुश्तमिल है। 3 ऐसे हादसे जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनको ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए मौजू का आगाज़ करते हैं। कराची के पुराने इलाके में दो दोस्त रहते थे, जिनका नाम हारिस और समीर था, और वो दोनों बचपन से ही साथ रहते थे। उन्हें एडवेंचर का काफ़ी शौक था और वीरान जगहों को जाके एक्सप्लोर करना, जिन्हें लोग डरावनी जगहें कहते थे। वो उन जगहों पर जाते और उन जगहों का मजाक उड़ाया करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे ये उनका मनपसंद काम है। तभी एक दिन हारिस ने कहा, यार समीर, शहर से दूर एक पुराना जंगल है, चलो वहां चलते हैं। लोग कहते हैं कि वहां से रात को अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, किसी के चिल्लाने की, किसी के हंसने की, और ऐसा लगता है जैसे कोई गुनगुनी आवाज में बातें कर रहा हो। समीर ने उसकी ये बात सुनी और हंसने लगा, और हंसते हुए यही कह रहा था, क्या वहां भी कोई जिन, चुड़ैल या कोई भूत वगैरह है? अगर तेरा ऐसा शौक है तो चलो चलते हैं वहां। अगले दिन दोनों अपनी बाइक पर वहां चले गए। शाम तक वो जंगल के करीब पहुंच चुके थे और शहर से 40 किलोमीटर दूर आ चुके थे। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। दरख्तों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर पड़ रही थीं, और शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब मगरिब का वक्त आया तो हवा का रुख अचानक बदल सा गया था। हवाएं काफी ठंडी और भारी लग रही थीं। चिड़ियों की आवाजें बंद हो चुकी थी और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही था। सिर्फ पत्तों के सरसराहट की आवाज और कई दूर से गाड़ियों के हारन की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी समीर ने धीमे लहजे में कहा, यार हारिस, यहां से वापस चलते हैं। पता नहीं क्यों यहां थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हारिस ने अपना मोबाइल निकाला तो उस वक्त उसके नेटवर्क नहीं आ रहे थे। दोनों ने अपने आप को संभालने की काफी कोशिश की और उस जगह का मजाक उड़ा के अपना दिल बहलाना चाह रहे थे, लेकिन खौफ इतना था कि दिल की धड़कन काफी तेज होती जा रही थी। तभी वो लोग उन्हें वापस जाना मुनासिब नहीं समझा और जंगल के मजीद अंदर चले गए। काफी दूर जाने के बाद अब हर तरफ खामोशी और अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी चमकती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई घर बना हुआ है। जंगल के बीच दूर वीराने में एक बड़ा सा घर बना हुआ था, और उस घर से काफी तेज रोशनी आ रही थी। धीरे से म्यूजिक चलने की आवाज और लोगों के हंसने और बातें करने की आवाज आ रही थी। समीर काफी हैरान हुआ, यहाँ जंगल में किसका घर हो सकता है और इतने लोग? तभी हारिस ने कहा, यार शायद यहाँ कोई गांव होगा। दोनों ने सोचा कि रात वहीं गुजारना बेहतर है। जैसे जैसे वो करीब गए, घर और ज्यादा रोशन होता जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने सारे लोग होने के बावजूद भी किसी की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। जब वो उस दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां वाकई शादी हो रही थी। सफेद कपड़ों में लोग हंसी मजाक कर रहे थे और मेहंदी की काफी तेज खुशबू आ रही थी। एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ था। दुल्हन और दूल्हा बीच में बैठे हुए थे।
दुल्हन का चेहरा घूंघट में पूरी तरह छुपा हुआ था और दूल्हा, उसकी आंखें काफी अजीब तरीके से चमक रही थी। एक बूढ़ा आदमी दोनों के पास आया और उनसे मुस्कुराकर कहा, आप यहाँ मेहमान हैं? समीर और हारिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने अपने एक दोस्त से कहा कि इनका ख्याल रखो। उसकी मुस्कुराहट काफी अजीब थी। उसके दांत कुछ ज्यादा ही लंबे थे। तभी समीर ने धीरे से हारिस का हाथ पकड़ा और कहा, यार यहाँ से चलते हैं। मगर उस वक्त एक लड़की उनके पास आई। उसने कहा, आज हमारी खुशी का दिन है, मेहमान बन के आए हो, खाना खाए बिना नहीं जा सकते। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, या ये कहें कि शायद वो खौफ हारिस और समीर के लिए एक मौत का पैगाम था। हारिस और समीर को बिठा दिया गया। उनके सामने खाना रखा गया, लेकिन खाना काफी अजीब था। गोश्त का रंग काफी सियाह था और उससे हल्के हल्के जलने की बदबू सी आ रही थी। तभी समीर ने देखा कि एक बच्चा उनके पास खड़ा हुआ था और उस बच्चे के पांव जमीन से 3 इंच ऊपर थे। यह देखकर समीर के जिस्म में एक थरथराहट शुरू हो गई। उसने हारिस की तरफ देखा, लेकिन हारिस ने भी उस बच्चे को देख लिया था। फिर अचानक म्यूजिक रुक गई। सब लोग एक साथ उन दोनों की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें अब बिल्कुल काली थीं। आंखों का सफेद हिस्सा बिल्कुल गायब हो चुका था। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम इंसान हो। उसकी आवाज काफी भारी और खुरदुरी हो चुकी थी। तुम इंसान हो और तुमने हमारी महफिल देख ली है। हारिस ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम बस रात गुजारने आए थे। उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, हमारा राज देखने की एक सजा होती है। तभी दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया और उसका चेहरा काफी खौफनाक था, जैसे चेहरे की जगह किसी जानवर की शक्ल लगी हुई हो। समीर चीख पड़ा। अचानक हवाएं तेज हो गईं और देखते ही देखते घर का दरवाजा बंद हो गया और लाल लाइटें जलना शुरू हो गईं। एक एक करके सब मेहमान अपनी असल शक्ल में आने लगे, जिनके लंबे कद, टेढ़े हाथ और मुंह से निकलती हुई लंबी जबान। हारिस ने समीर का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां की जमीन ने उनके पांव पकड़ लिए हों और उन्हें वहां जाने से रोक रही हो। समीर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हारिस भागो यहां से। हारिस ने उसे खींचने की काफी कोशिश की, लेकिन एक जिन ने उसका गला पकड़ लिया। समीर की आंखों के सामने हारिस को हवा में उठा लिया गया और फिर एकदम किसी की जोरदार चीखने की आवाज सुनाई दी। हारिस का जिस्म 2 टुकड़ों में जमीन पर आके गिरा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसका जिस्म से खून नहीं, सिर्फ काला धुआं निकल रहा था। यह देखकर समीर वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब समीर होश में आया तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पुलिस वाले और लोग खड़े हुए थे। वो पागलों की तरह चीख रहा था, वो जिन थे, हमने जिन्नात की शादी देखी है, उन्होंने हारिस को मार दिया है। पुलिस ने पूरा जंगल चेक किया, वहां कोई घर नहीं था, ना कोई ऐसा निशान कि जिससे यह साबित हो सके कि वाकई में यहाँ कोई शादी हुई है। हारिस की डेड बॉडी कभी नहीं मिली। जब कोर्ट में केस गया तो वकील ने कहा कि समीर ने अपने दोस्त को जंगल में कत्ल कर दिया है। कोई सबूत मिला ही नहीं था कि वहां कोई जिन था, ना कोई घर, ना कोई मेहमान, सिर्फ एक कहानी बनाई गई है। जज ने फैसला किया कि समीर को उम्र कैद की सजा दे दी जाए। समीर चीखता रहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन किसी ने उसका यह यकीन नहीं किया। जेल के अंदर काफी अंधेरा था, उसे वहां काफी घुटन महसूस हो रही थी। इस बात को अब कई साल गुजर चुके थे और समीर जेल में ही रहता था। कहते हैं कि आज भी अगर उस जंगल के आसपास से कोई गुजरे या उस जंगल में कोई रात गुजारने के लिए जाए तो उसे वहां से किसी के चीखने की या रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ज़्यादातर लोगों को वहां से शादी की महफिलें नजर आती हैं। कहा जाता है कि वो जंगल ऐसा है जहां पे जिन्नातों की शादी होती है और ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें हम दखल अंदाजी ना ही दें तो अच्छा है। अगर इनकी दुनिया में कोई दखल अंदाजी दे तो उसकी एक ही सज़ा होती है, मौत। इंडिया के शहर जयपुर में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली
जिसमें हारिस, उसकी बीवी सना, 10 साल का बेटा अयान और 6 साल की एक बेटी हिबा रहती थी। ये लोग अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। रिजवान का बिजनेस भी ठीक था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, मगर सना का ख्वाब था कि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर घूमने के लिए जाए। तभी एक दिन रिजवान ने सरप्राइज दिया कि हम ऊटी जा रहे हैं, 1 हफ्ते के वेकेशन पर। सना इस बात से काफ़ी खुश थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र होने वाला है। ऊटी शहर का एक इलाका जो काफ़ी मॉडर्न था और काफ़ी रोशनी से झगमगाता था। उन्होंने एक फेमस होटल बुक किया, अल नूर ग्रैंड होटल के नाम से। होटल बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता था। मार्बल का फ्लोर, गोल्डन लाइट और रिसेप्शन पे मुस्कुराता हुआ स्टाफ। उन्हें रूम दिया गया, रूम नंबर 1307। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आज की डेट आपके लिए काफ़ी मुबारक साबित होने वाली है। सना ने महसूस किया कि उस होटल का माहौल काफ़ी वीराना सा है। पहली रात जब वो उस होटल में रुके तो रूम बहुत बड़ा था। एक किंग साइज का बेड, एक एक्स्ट्रा बच्चों के लिए बैल्कनी से नजर आने वाला शहर का अच्छा खूबसूरत मंजर। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर जब रात के 1 बजे आयान की आंख खुली तो उसने देखा कि बाथरूम की लाइट ऑन है। उसने सोचा कि शायद मामा गई होंगी, मगर फिर उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के पास एक छोटी बच्ची खड़ी हुई है, जिसने बिल्कुल सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ था और उसके बाल काफ़ी लंबे थे। आयान ने डरते हुए कहा, मामा। तभी लड़की ने धीरे से सर उठाया तो आयान ने देखा कि उसका गला कटा हुआ था और उसकी आंखें काफ़ी अजीब थीं। आयान चीखने लगा तो रिजवान ने जल्दी जल्दी लाइट ऑन कर दी। आयान ने जब दोबारा उस वॉशरूम की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। सबने समझा कि शायद कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, मगर वो कोई ख्वाब नहीं था। अगली रात हिबा अचानक रोते हुए उठ गई। मम्मा, वो दीदी मुझे देख रही हैं। ये सुनकर सना का रंग उड़ गया। उसने कहा, कौन सी दीदी? हिबा ने उंगली से बाथरूम की तरफ इशारा किया। वो वहां खड़ी थी और कह रही थी, ये मेरा कमरा है। बैल्कनी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था। ठंडी हवाएं चलने लगीं और मिरर पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी, कि जैसे उस शीशे में कोई कैद हो। कहा जाता है कि उस होटल में आज से करीब 7 साल पहले एक बच्ची का कत्ल हुआ था। तब से उस होटल के अलग अलग कमरों में उस बच्ची को देखा जाता है। वो लोग उस होटल में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बच्ची ने एक रात हिबा को गायब कर दिया था। ये लोग सब नॉर्मल तरीके से सो रहे थे और सुबह जब आंख खुली तो हिबा अपने बेड पर नहीं थी। उन लोगों ने हिबा को काफी ढूंढने की कोशिश की। सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए तो हिबा अपने रूम से बाहर निकली ही नहीं थी। वो लोग काफी परेशान थे और काफी रो रहे थे। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद रिजवान की फैमिली कभी नॉर्मल नहीं हुई। सना हर रात हिबा का नाम लेती रहती है। आयान ने भी अब बोलना काफी कम कर दिया था, लेकिन होटल वालों ने रूम नंबर 1307 दोबारा से लोगों के लिए ओपन कर दिया था। उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहाँ किसी की जान जा रही है या कोई किसी तकलीफ में है। अब भी वहाँ नए गेस्ट रात रुकने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि बाथरूम की लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है और कमरे में लगे हुए शीशे पर लिखा हुआ नजर आता है कि ये कमरा मेरा है और अगर कोई बच्चा वहाँ रुक जाए तो सुबह तक वो गायब होता है या तो वो मरा हुआ मिलता है। ऐसे बहुत से होटल, बहुत से कमरे शहर के बहुत से इलाकों में मौजूद होते हैं। लिहाजा अगर आप किसी होटल या किसी फार्म हाउस वगैरह पर रुकने जाएं तो एक बार उस जगह के बारे में मालूमात ज़रूर किया करें, क्योंकि इन जगहों पर ऐसी मखलूकों का बसेरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिया के शहर राजस्थान में एक पुराना इलाका बना हुआ था। इस इलाके में एक लड़का रहता था जिसका नाम प्रकाश था। प्रकाश की उम्र 27 साल थी और वो नौकरी के सिलसिले में इस शहर में नया नया आया था। प्रकाश की आदत थी
वो रोज़ रात 11 बजे एक ही रेस्टोरेंट में जाता था और वही टेबल पर बैठकर खाना खाया करता था। रेस्टोरेंट का नाम था महफिल ढाबा, जो दिखने में काफ़ी पुराना था, जहाँ पे पीली लाइट और धीमी आवाज़ में गाने चलते थे। उसे वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता था, मगर एक रात सब कुछ बदल गया था। प्रकाश मामूल के हिसाब से उसी होटल गया और उसी टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से अपना सर उठाया तो उसके सामने होटल के एक कॉर्नर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसने सफ़ेद कुर्ता, काले जूते और लंबा सा चेहरा था। मगर सबसे अजीब चीज़ ये थी कि वो सीधा प्रकाश की तरफ ही घूरे जा रहा था, जैसे उसे पहचानता हो। लेकिन प्रकाश ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब प्रकाश ने उसे दोबारा देखा तो वो बूढ़ा आदमी अब भी वहीं था, बिल्कुल बिना पलके झपकाए, और उसी की तरफ गुस्से से देखे जा रहा था। प्रकाश ने अपना खाना खाया और वहां से चला गया। अगली रात प्रकाश दोबारा जब उस रेस्टोरेंट गया तो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था कि शायद वो वहीं बैठा हुआ होगा। प्रकाश ने होटल में जाके दोबारा ऑर्डर दिया और अपने खाने का इंतज़ार करने लगा। खाना आने के बाद प्रकाश ने खाना खाते हुए जब दोबारा अपना सर उठाया तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी दोबारा वहीं बैठा हुआ है, लेकिन इस बार उसके करीब वाली टेबल पर बैठा हुआ था। वो काफ़ी गुस्से से प्रकाश की तरफ देखे जा रहा था और उसका चेहरा भी काफ़ी अजीब लग रहा था। उसका यूं गुस्से से देखना प्रकाश को काफ़ी परेशान कर रहा था। वो वेटर के पास गया और कहा, भाई वो बूढ़ा आदमी कौन है? वेटर काफ़ी हैरान हुआ, कौन सा बूढ़ा आदमी? प्रकाश ने उंगली से उस तरफ इशारा किया, मगर वहां कोई नहीं था। वो टेबल बिल्कुल खाली थी। प्रकाश काफ़ी परेशान हो गया था, मगर फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो दोबारा जाएगा। इस बार रात को 10:30 बजे प्रकाश होटल चला गया और इस बार वो बूढ़ा आदमी पहले से वहीं बैठा हुआ था, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। इस बार उसने धीरे से मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट इंसानी मुस्कुराहट जैसी नहीं थी। उसके दांत कुछ ज़्यादा ही लंबे लग रहे थे और उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी। प्रकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और बिना आवाज़ के प्रकाश के टेबल के पास आ गया। बूढ़े आदमी ने झुककर धीरे से कहा, यह जगह मेरी है। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी, जैसे कोई दीवार के अंदर से बोल रहा हो। उसकी आवाज़ सुनकर प्रकाश का जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया और उसे घबराते हुए कहा, कौन सी जगह? वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल उसके करीब आके बोला, ये टेबल, ये कुर्सी, ये सब मेरा है। तू यहाँ क्यों आता है? प्रकाश ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जैसे वो उस कुर्सी पर जम सा गया हो। रेस्टोरेंट में बाकी लोग नॉर्मल तरीके से खाना खा रहे थे, जैसे उन्हें कुछ नजर ही ना आ रहा हो। अचानक रेस्टोरेंट की लाइट जलने और बुझने लगी। एक सेकंड के लिए पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया था और जब लाइट वापस आई, बूढ़े आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें काली, स्किन पतली और उसका जिस्म जैसे हवा में था। प्रकाश चीखना चाहता था, मगर आवाज़ बंद हो चुकी थी। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। उसका चेहरा मज़ीद लंबा हो चुका था, जुबान बाहर निकल रही थी, मैं वो हूँ जिसे तुम लोग जिन कहते हो। यानी वो बूढ़ा आदमी जिन था। 13 साल पहले यही जगह मेरी थी। यहाँ एक पुराना मकान था जिसे लोगों ने तोड़कर रेस्टोरेंट बना दिया था। मैं यहाँ रहता था और अब भी यहीं रहता हूँ। उस हादसे के बाद प्रकाश दोबारा उस रेस्टोरेंट नहीं गया, मगर उसको हमेशा एक खौफ सताता है कि जैसे कोई उसके आसपास आज भी घूम रहा है। कुछ अरसे तक प्रकाश बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक एक रात जब वो उस रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे रेस्टोरेंट की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। और तभी रोड से एक बड़ा डंपर गुजरा और प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया और प्रकाश मौके पर ही जान बहक हो गया। कहते हैं कि उस रेस्टोरेंट के टेबल पे आज भी अगर कोई बैठे तो उसे वो बूढ़ा आदमी नजर आता है।
सुनने को तो ये सब सिर्फ कहानियाँ लगती हैं, मगर हकीकत में जब ऐसा किसी के साथ होता है तो उस चीज़ का खौफ सिर्फ वही महसूस कर सकता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी मखलूकें हैं जो हमें नज़र नहीं आती। वो हमें देख रही होती हैं, हमें सुन रही होती हैं, मगर हम इतना बेखौफ होते हैं कि हमें उनके होने का एहसास ज़रा सा भी नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।